सावरकर एक ऐसा नाम जो हमेशा विवादों और कंट्रोवर्सीज के साथ घिरा रहता है। सावरकर का इंडियन पॉलिटिक्स में क्या रोल है? सावरकर ने ब्रिटिशर्स से माफी मांगी थी। सावरकर डरपोक थे, गद्दार थे या फिर थे एक हीरो? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा। सावरकर माने तितीक्षा। और कभी कभी ऊंची उड़ान में अगर धरातल से पांव उठ जाए, वास्तविकता से नाता टूट जाए, मगर सावरकर जी का कवि ऊंची से ऊंची उड़ान भरता था। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी। सावरकर को कुछ लोग पूछते हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग गालियां देते हैं, उनसे इतनी नफरत करते हैं, और नफरत भी ऐसी कि सावरकर का नाम लेते ही इनको गाली की तरह लगता है। अब मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वीडियो के अंत में आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और हाँ, एक और खास बात, इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा ये मैं अपने मन से नहीं, बल्कि इंटरनेट पे अवेलेबल जो फैक्ट्स है उस बेसिस पर ही मैं आपको सब चीजें बताऊंगा। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में भागुर, नासिक, आज के महाराष्ट्र में हुआ, और वहीं पर सावरकर के शुरुआती कुछ साल भी थे। इनके भाई बहन की बात करें तो ये 4 भाई बहन थे। सबसे पहले गणेश सावरकर, फिर विनायक सावरकर खुद, इनके छोटे भाई नारायण सावरकर, और इनको एक बहन भी थी जिनका नाम मैनाबाई था। विनायक सावरकर बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों वाले थे, क्योंकि इनके घर पर डेली बेसिस पर रामायण महाभारत के पाठ होते थे। अब डेली बेसिस पर रामायण और महाभारत के पाठ की वजह से विनायक दामोदर की पर्सनैलिटी पूरी निडर हो गई। सावरकर हिंदू आइडियोलॉजी को अपनी कोर स्ट्रेंथ मानते थे। हालांकि वो एक नास्तिक थे, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ा। और जब वो स्कूल में भी थे तो अपनी पावरफुल और एग्रेसिव स्पीचेस के लिए जाने जाते थे। वो इतने अच्छे तरीके से भाषण देते थे कि अपनी बातों से वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते थे। इनके परिवार की बात करें तो इनके परिवार में इनके पिताजी और राधा भाई जो इनकी माता थी, ये उनके साथ ही रहा करते थे। लेकिन माँ का साथ ज्यादा विनायक के साथ रहता नहीं है। विनायक जब 10 साल के थे तब उनकी माँ का निधन हो जाता है। इसके बाद 1899 में इनके पिताजी की भी प्लेग नामक बीमारी से मृत्यु हो जाती है, और पिता के जाने के बाद उनके बड़े भाई गणेश सावरकर ने पूरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। सावरकर की लिखी हुई किताबें उस समय लोगों को एक गजब का और जबरदस्त मोटिवेशन देती थी। हे मातृभूमि, तेरे लिए बलिदान जीवन के समान है, तेरे बिना यह देह मृत्यु के समान है। हम बुद्ध धर्म और संघ के प्रति अपने प्रेम, प्रशंसा और सम्मान में किसी से पीछे नहीं हटते। तैयारी में शांति है, लेकिन कार्यान्वयन में साहस। संकट की क्षणों में यही स्वतंत्र मूल मंत्र देने से पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद विनायक सावरकर 1901 में मैट्रिक्स की परीक्षा पास कर लेते हैं और पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, और अपनी कविताओं और क्रांतिकारी स्पीचेस से ये पूरे कॉलेज में फेमस हो जाते हैं, और अपने दोस्तों के साथ एक मित्र मेला का आयोजन करते हैं। अब नाम से ये मित्र मेला कोई आम से संगठन लग रहा है, जिसका प्राइमरी काम था नए लड़कों और नौजवानों को क्रांतिकारी बनाना, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ वो भारत को आजाद कराने की लड़ाई में अपना योगदान दे। विनायक ने अपने जैसी सोच वाले स्टूडेंट्स का एक अलग ही ग्रुप बना लिया था। विनायक ने उस समय एक ऐसा नारा दिया था, स्वातंत्र हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। साल 1901 में ही विनायक दामोदर सावरकर की यमुनाबाई चिपलूणकर से शादी हो जाती। इसके बाद सावरकर अपनी आगे की कानून की पढ़ाई के लिए और इंडिया को इंडिपेंडेंस कराने के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट जुटाने में लग जाते हैं। साल 1906 में विनायक लंदन आते हैं। विनायक को पता था कि अगर अंग्रेजों की नींव हिलाना है तो कानून की गहराई को समझना पड़ेगा, जिससे वो अंग्रेजों को चैलेंज कर सके। लंदन जाने के बाद सावरकर इंडिया हाउस में रुकते हैं, जिसका संचालन श्यामजी कृष्ण वर्मा कर रहे थे। इंडिया हाउस उस समय इंडियन स्टूडेंट्स का सेंटर हुआ करता था। वहां पर रहते हुए विनायक सावरकर की एक और शख्स के साथ मुलाकात होती है, जिसका नाम था मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा भी विनायक सावरकर की तरह 1906 में लंदन आते हैं,
अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। विनायक दामोदर सावरकर और मदनलाल ढींगरा एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे से काफी कुछ सीखते हैं। वहां पर ये लोग बातचीत करते हैं और ये कोई आम बातचीत नहीं होती, जहाँ सावरकर ढींगरा जी से कहते हैं, ढींगरा जी, हमें भारत की स्वतंत्रता के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। आपकी देशभक्ति और साहस की हमें बहुत आवश्यकता है। वही मदनलाल ढींगरा रिप्लाई में कहते हैं, सावरकर जी, मैं अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हूँ, मुझे बस आपका मार्गदर्शन चाहिए। और वहीं से ये दोनों कुछ बड़ा करने की प्लानिंग करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट का उस समय एक बहुत फेमस ऑफिसर था जिसका नाम था कर्जन वाइली। इस आदमी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस कहानी में, तो इस आदमी की हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। विलियम हर्ट कर्जन वाइली ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत ही खास आदमी था। इसने यूके के मार्लबरो कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके कुछ साल बाद 1878 से 1880 तक मिशन अफगान में हिस्सा लेता है और इसकी काबिलियत को देखते हुए ये 1886 में ये ब्रिटिश आर्मी का मेजर बनता है और फिर 1892 में ये ब्रिटिश आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाता है और फिर 1907 में इसे रॉयल विक्टोरिया ऑर्डर का कमांडर बना देते हैं। क्रांतिकारी जो भी प्लानिंग करते थे उनकी प्लानिंग को ये बैकफायर कर देता था। इससे सारे क्रांतिकारी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, जिनमें एक मदनलाल ढींगरा भी था। दरअसल ये जो कर्जन वाइली था इसने यूके में और लंदन में अपनी पकड़ बना ली थी। साथ ही अंग्रेजों की एक सीक्रेट पुलिस का भी ये हेड था, इसलिए इससे कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता था और क्रांतिकारी कर्जन वाइली की वजह से कुछ ज्यादा कर भी नहीं पा रहे थे। और इसी से परेशान होकर मदनलाल ढींगरा कर्जन वाइली को मारने का प्लान बनाते हैं। मदनलाल ढींगरा कर्जन वाइली पर नजर रखना चालू करते हैं। वो कहाँ आता है, कहाँ जाता है, हर बात पर, हर चीज पर मदनलाल ढींगरा नजर रखना शुरू कर देते हैं कि उसे सही समय और जगह पर मारा जा सके। मदनलाल ढींगरा एक रिवॉल्वर खरीद लेते हैं और उसे प्रैक्टिस भी शुरू कर देते हैं। मदनलाल ढींगरा जानते थे प्लानिंग सक्सेसफुल होने के लिए उसकी पूरी तैयारी होना बहुत जरूरी है। इसके बाद जगह तय होती है कि कर्जन वाइली को कहाँ मारा जाएगा। लंदन में नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंपीरियल इंस्टीट्यूट, जहाँ लंदन के कई बड़े एनुअल फंक्शन होते हैं, जहाँ पर 1 जुलाई को एनुअल फंक्शन होने वाला था। उसी दिन कर्जन वाइली को मारने का प्लान था। ढींगरा की ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी थी। मदनलाल ढींगरा वेन्यू में भी पहुंच चुके थे और बस कर्जन वाइली के आने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद कर्जन वाइली अपनी वाइफ के साथ फंक्शन में आता है। वहाँ पर कई और ब्रिटिश ऑफिसर भी मौजूद थे। इसके बाद मदनलाल ढींगरा को जैसे ही मौका मिलता है वो अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर कर्जन वाइली के ऊपर 4 से 5 गोलियों के राउंड चलाते हैं। कर्जन वाइली वहीं पर ढेर हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन ब्रिटिशर्स मदनलाल ढींगरा को पकड़ लेते हैं। 23 जुलाई 1909 में ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या के आरोप में मदनलाल ढींगरा को फांसी सुनाई जाती है और फिर मदनलाल ढींगरा को 17 अगस्त 1909 में लंदन के पेंटिवेल जेल में फांसी दे दी गई और मदनलाल ढींगरा 25 साल की छोटी सी उम्र में शहीद हो गए। उधर विनायक सावरकर ने 1909 में बैरिस्टर एट लॉ की पढ़ाई को पूरा कर लिया था। कर्जन वाइली को मारने का पूरा प्लान मदनलाल ढींगरा का था। मदनलाल ढींगरा ने कर्जन वाइली को जिस रिवॉल्वर से मारा था उस रिवॉल्वर का इंतजाम विनायक सावरकर ने किया है, ऐसा उन पर इल्जाम लगता है और इस बेसिस पर 1910 में विनायक सावरकर को अरेस्ट कर लिया जाता है। अंग्रेज अंदर से खुन्नस खाए हुए थे। वो किसी भी तरह कर्जन वाइली की मौत का बदला लेना चाहते थे। कर्जन वाइली की मौत का बदला लेने के लिए साल 1911 में अंग्रेज विनायक दामोदर सावरकर को पहली काला पानी की सजा सुनाई जाती है और भारत से लगभग 1500 किलोमीटर दूर अंडमान और निकोबार की जेल भेज दिया जाता है। सावरकर को मेंटली और फिजिकली बहुत टॉर्चर किया जाता है। मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि ना तो मैं बता पाऊंगा और ना ही आप सुन पाओगे। ब्रिटिश एम्पायर ने सावरकर को इसलिए भी अरेस्ट किया और उन्हें काला पानी की सजा सुनाई क्योंकि सावरकर ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ क्रांतिकारियों को एकजुट कर रहे थे। इसलिए अंग्रेजों ने इंडियन पिनल कोड सेक्शन 121 और सेक्शन 121A के तहत 25 साल की काला पानी की सजा सुनाई। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद अंग्रेजों की मुश्किलें बढ़ जाती है क्योंकि अभिनव भारत के कुछ मेंबर अनंत कनेरे, कृष्णाजी कर्वे और देशपांडे 21 दिसंबर 1909 में अनंत कनेरे ने उसे मार दिया था, जो कि ब्रिटिशर था और नासिक जिले का कलेक्टर था।
जिसका नाम मेसन तिब्बत जैक्सन था, और इसीलिए अनंत कनेरे, कृष्णाजी कर्वे और देशपांडे को जैक्सन की हत्या के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। और जैक्सन की हत्या के आरोप में इन तीनों को 19 अप्रैल 1910 को फांसी पर चढ़ा देते हैं। ये उस समय अंग्रेजों का बहुत खास हथियार हुआ करता था कि अगर कोई इंडियन किसी ब्रिटिश ऑफिसर को मार दे तो उसे तुरंत फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। विनायक दामोदर सावरकर को उस समय अरेस्ट करके लंदन से भारत लाया जा रहा था, और जिस जहाज में सावरकर वापस आ रहे थे, एसएस मारियो जिसका नाम था, जिसको पहले फ्रांस में रुकना था और फ्रांस में रुकने के बाद उसे भारत आना था। अब होता यह है कि सावरकर ने पहले से ही भागने की प्लानिंग कर ली, और 8 जुलाई 1910 को सावरकर बाथरूम जाने के बहाने बाथरूम की खिड़की के ग्रिल्स निकालकर जहाज से समुद्र में कूद जाते हैं और तैरते हुए फ्रांस के एरिया में एंटर कर लेते, ताकि फ्रांस के ऑफिसर से मदद मांगकर वो ब्रिटिश ऑफिसर से बच सके। लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर्स उन्हें फिर से पकड़ लेते। लेकिन जब ब्रिटिश ऑफिसर्स सावरकर को अरेस्ट करते हैं, किसी दूसरे देश की पुलिस ने किसी दूसरे देश की जमीन पर किसी को अरेस्ट किया, ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है और इसे इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेंस माना जाता है। सावरकर को भारत लाया गया और इन पर कई केसेस चलाए गए। नासिक जिले के कलेक्टर की हत्या का आरोप भी सावरकर और उनके बड़े भाई गणेश सावरकर पर भी लगता है, क्योंकि अनंत कनेरे, कृष्णाजी कर्वे और विनायक देशपांडे ये अभिनव भारत मंच के मेंबर थे। इसलिए जाहिर सी बात है कि अभिनव भारत मंच से जुड़े होने की वजह से गणेश सावरकर और विनायक सावरकर को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन पर हत्या के केसेस चलाए जाते हैं। और नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में सावरकर को 25 साल की दूसरी काला पानी की सजा होती है। ये पूरी दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार होता है कि किसी इंसान को 2 बार काला पानी की सजा सुनाई गई। अंग्रेज इनसे दिन भर कोल्हू के बैल की तरह काम करवाते और अगर काम ठीक से ना हो तो इन्हें कोड़ों से पीटा जाता था। खाने के लिए सड़ा हुआ खाना देना और पीने के लिए गंदा पानी देना। सावरकर को बाकी कैदियों के साथ भी बात करने की परमिशन नहीं थी। ऐसा सब टॉर्चर सहते हुए कई महीने गुजर जाते हैं, लेकिन सावरकर हार नहीं मानते। जेल की दीवारों पर लेख और कविताएं लिखकर और अंग्रेजों के हर तरह के टॉर्चर सहकर और इसी तरह 10 साल बीत जाते हैं। लेकिन विनायक सावरकर की सोच अभी भी वैसी की वैसी ही थी। सावरकर को बस एक ही बात खाए जा रहे कि वो अपने मातृभूमि की सेवा नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो भारत से हजारों किलोमीटर दूर थे, अंडमान और निकोबार की सेल्युलर जेल में बंद। लेकिन उन्हें किसी तरह पता चलता है कि अगर वो अंग्रेजों से माफी मांग लेंगे तो उन्हें भारत की जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा और शायद उन्हें छोड़ भी दिया जाए। इससे सावरकर को एक मौका मिलता है अपनी मातृभूमि की सेवा करने, और फिर मजबूरन ही सही, मजबूरी में वो अंग्रेजों को लेटर लिखते हैं जिसमें वो अंग्रेजों से माफी मांग लेते हैं। और उनके इसी कदम को कई लोग ढोंग बताते हैं कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांग ली और हार मान ली। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जेल से रिहा होने के बाद वो अपनी जिंदगी आराम से काट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी तरह से आजादी की लड़ाई को जारी रखा, और इसी चीज से आधे लोग उन्हें डरपोक और गद्दार बोलते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे सावरकर की एक रणनीति मानते हैं, और ये आज भी बहस का एक विषय है। सावरकर का अंदाजा सही साबित होता है और उन्हें और उनके भाई को भारत की जेलों में भेज दिया जाता है, क्योंकि उनके भाई भी अंडमान निकोबार की सेल्युलर जेल में थे। और भारत वापस आने के बाद अंग्रेज विनायक को रत्नागिरी की जेल में रखते हैं और उनके बड़े भाई को बीजापुर की जेल में भेज दिया जाता है, और वहीं पर ये दोनों बाकी की बची हुई सजा काटते हैं। और फिर 6 जनवरी 1924 को विनायक दामोदर सावरकर जेल से रिहा हो जाते हैं। जेल से रिहा होने के बाद विनायक सावरकर आजादी की लड़ाई में ज्यादा योगदान नहीं दे पाते, क्योंकि जेल से रिहा होने के लिए अंग्रेजों ने उन पर कई शर्तें लगाई थी। पहला कि विनायक सावरकर कभी किसी पॉलिटिकल इवेंट में हिस्सा नहीं लेंगे, और दूसरा वो कभी रत्नागिरी से बाहर नहीं जाएंगे। ये बात सुनकर सावरकर थोड़े से निराश हो जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते। वो अपने तरीके से देश को आजाद कराने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखते हैं। साल 1937 को बाल गंगाधर तिलक डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी ज्वाइन करते हैं। 1937 से 1942 तक वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। उधर अंग्रेज दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे, और ये बात सावरकर को भी पता चल चुकी थी कि भारत अब जल्दी स्वतंत्र हो जाएगा। इसीलिए सावरकर अब हिंदुत्व पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सावरकर के परिवार की बात करें, विनायक सावरकर और इनकी पत्नी यमुनाबाई, इनके 3 बच्चे होते हैं। इनके बड़े बेटे का नाम प्रभाकर, दूसरे का नाम विश्वास, और इनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम प्रभात था। इनका जो बड़ा बेटा था प्रभाकर,
उसकी अल्पायु में ही मृत्यु हो जाती है। इन सारे संघर्षों के बाद सावरकर और बाकी क्रांतिकारियों की मेहनत सफल हो जाती है। सावरकर अपने घर पर तिरंगा और भगवा ध्वज लहराते हैं। सावरकर अब पूरी तरह रिहा हो जाते हैं, लेकिन इस आजादी की, इस स्वतंत्रता की एक बहुत भारी और बड़ी कीमत भारत ने चुकाई थी। भारत का बंटवारा होता है और एक नए देश का जन्म होता है जिसका नाम था पाकिस्तान। सावरकर बंटवारे का पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि पार्टीशन हो चुका था और सावरकर इस बात से बहुत निराश हो जाते हैं और सावरकर अपनी बची हुई जिंदगी हिंदुत्व के प्रचार में लगा देते हैं। इसके बाद साल 1960 में सावरकर की हेल्थ धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। 1 फरवरी 1966 से सावरकर मरणोपरांत उपवास करने का निर्णय लेते हैं और अन्न जल का त्याग कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्होंने अपने सारे कर्तव्य और ड्यूटीज को पूरा कर दिया है और अब दुनिया को अलविदा कहने का सही समय आ गया है। 20 फरवरी 1966 तक उनकी तबीयत काफी खराब हो चुकी थी और फिर इसके 6 दिन बाद 26 फरवरी 1966 को मुंबई के अस्पताल में वो अपनी आखिरी सांस लेते हैं और फिर विनायक दामोदर सावरकर इस दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। और स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की तरह ऐसे ही बहुत सी स्टोरीज है जो अभी तक अनजान है और ज्यादा लोगों को उनके बारे में पता नहीं है, लेकिन हमारा और ये आपका चैनल उनकी इंस्पायर कर देने वाली स्टोरीज को आप तक जरूर पहुंचाएगा।